नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस न्यू सेशन के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस का बहुत अच्छा एक टॉपिक जो है एंडोक्राइन सिस्टम, बोले तो अंतःस्रावी तंत्र। जी हाँ दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो हम लेकर चलते हैं आपको अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ये इसके अंदर हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सभी इसके अंदर आती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसके जनक की तो एंडोक्राइन सिस्टम के जनक कौन हैं, तो दोस्तों जनक हो जाएंगे इनके एडिशन। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के जो जनक हैं, फादर हैं, वो कौन हो जाएंगे, एडिशन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता क्या है। तो इसके अंदर हमें जो पढ़ना होता है वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है दोस्तों ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रंथियां होती क्या है दोस्तों, ग्रंथियां होती हैं ए बंच ऑफ सेल, एक कोशिकाओं का एक गुच्छा, जिससे या तो कोई रस निकलता हो या फिर कोई एंजाइम निकलता हो या फिर कोई हार्मोन सिक्रेट होता हो, वो सभी क्या कहलाती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिकाओं का एक समूह, कोशिकाओं का एक समूह जिससे कोई रस एंजाइम या हार्मोन स्रावित होता हो ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रंथियां जो हैं किसी कोशिकाओं का एक गुच्छा, एक समूह, जिससे कोई रस या फिर एंजाइम या फिर हार्मोन स्रावित होता हो, सिक्रेट होता हो, उसे क्या कहा जाता है, ग्रंथियां कहा जाता है। ग्रंथियां दोस्तों, ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथि, इसे कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे है दोस्तों वो है आपकी मिश्रित ग्रंथि, इसे कहा जाता है क्या, मिक्सचर ग्लैंड। ठीक है, तो ग्रंथियां जो होती हैं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, एक है अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड से, दूसरी है बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी है मिश्रित ग्रंथि मिक्सर ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तीनों जो ग्रंथियां हैं उनका सभी का काम अलग अलग होता है, उनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या हमारे काम आती हैं, हमारी बॉडी में इनका काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इन सभी को जो है हमें देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है दोस्तों, ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, कोशिकाओं के एक समूह जिससे कोई एंजाइम, हार्मोन या रसस्रावित हो। ग्रंथियां तीन प्रकार की, अंतः, बाह्य और मिश्रित। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम दोस्तों, ये हमारी जो ग्रंथियां हैं इसमें जैसे हम पहले लेकर चलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों,
तो जैसे हमारे शरीर में बाह्यस्रावी का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर से बाहर स्थित है, हम बाह्यस्रावी का मतलब हो गया कि हमारे शरीर के अंदर तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेशन नहीं रखती है, उनका जो भी सिक्रेशन होता है वो सब जाकर कहीं बाहर एक जगह आकर खुलता है। जैसे बात करें हम कि बाह्यस्रावी जो ग्रंथि है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, उसकी बात करें तो वो कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, तो दोस्तों इनके बारे में बताते हैं हम। देखिए ये ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ये ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। एंजाइम ये ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं जो रक्त में ना मिलकर कहीं भी बाहर आकर खुल जाता है। क्या समझे दोस्तों कि ये जो ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम स्रावित करती हैं और ये रक्त में ना मिलकर और कहीं भी आकर बाहर खुल जाती हैं। अब इनके लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, नलिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए भाई कहीं ये एंजाइम जहां सिक्रेट होंगे वहां से एंजाइम आकर कहीं बाहर आके खुलते हैं। जैसे हमारे सलाइवा ग्लैंड से लार ग्रंथि है, अब लार ग्रंथियां 3 होती हैं, 2 तो इधर होती हैं दोस्तों, एक अपने कान के जस्ट पीछे होती है। तो तीनों ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होते हैं। वो एंजाइम स्रावित होने के बाद जैसे ही किसी ट्यूब के द्वारा के मुंह में एक जगह आके खुल जाते हैं। तो अब ये ओपन ग्लैंड है दोस्तों, इस प्रकार से ही तो इसको ओपन ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्यूब के द्वारा आकर खुल रही है। तो इसे कहा जाता है इसे नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। नलिका युक्त ग्रंथि क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये इसमें नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है और ये एंजाइम जो है नलिकाओं के द्वारा यहां कहीं आकर बाहर खुलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दोस्तों एंजाइम स्रावित हो गए और इसमें नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी हो गई लार ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि हो गई, दुग्ध ग्रंथि होगी, श्लेष्मा ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि होगी, दुग्ध ग्रंथि होगी और श्वेत ग्रंथि आदि। दोस्तों ये सभी कैसी हैं, ये आपकी हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिनसे एंजाइम स्रावित होते हैं और ये एंजाइम कहीं ना कहीं एक नलिका में आकर बहते हैं और वहां आकर कहीं ना कहीं खुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें कि ये जो एंजाइम है क्या काम आते हैं, तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। दोस्तों हमारे डाइजेशन के लिए ये एंजाइम बहुत जरूरी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन के लिए हमारे बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो एंजाइम है वो इसके अलावा हमारे क्या क्या काम आते हैं, क्या काम नहीं आते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया जय भांति काम करते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गया। अब लेकर चलते हैं हम क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये एंजाइम स्रावित करते हैं, नलिकाओं में आकर बहते खुलते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह आकर खुल जाते हैं। और ये जो है कौन कौन सी है, लार ग्रंथि होगी, दुग्ध ग्रंथियां, श्लेष्मा, लैक्राइमल और श्वेत ग्रंथि, सभी कैसी हैं। और एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं, बायोकैटालिस्ट की तरह काम में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावित ग्रंथि ये क्या होता है दोस्तों, ये होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है दोस्तों, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है इसके लिए मैं कहूं
कि ये क्या काम करती हैं, तो दोस्तों ये ग्रंथियां हार्मोन का स्रावण करती हैं। दोस्तों ये जो ग्रंथियां होती हैं उनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और जो ये हार्मोन हैं ये किस में बहते हैं, ये सीधे रक्त में मिल जाते हैं। ये हार्मोन सीधे रक्त में मिल जाते हैं। इनको नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इससे नलिका युक्त ट्यूबलेस, इसे नलिका युक्त यानी कि ट्यूबलेस नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियां हार्मोन का स्रावण करती हैं, और ये हार्मोन सीधे रक्त में मिल जाते हैं। इसे नलिका युक्त ग्रंथि या ट्यूबलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो एग्जांपल देखिएगा। ये है दोस्तों आपकी पीनियल पीयूष ग्रंथि, आपकी थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल हो गया, पीयूष हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। इसके अलावा दोस्तों कौन सी होती हैं, ये आपकी होती है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अंडाशय हो गया, इसके अलावा दोस्तों वृषण हो गया। ठीक है। ये सारी कैसी ग्रंथियां दोस्तों, ये आपके हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, उनसे हार्मोन का स्रावण होता है दोस्तों, और हार्मोन जो होते हैं वो सीधे रक्त में मिल जाते हैं, और इसे नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। क्योंकि नलिकाओं में जब वे बहते ही नहीं हैं तो इन्हें ट्यूबलेस कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीधे जो रक्त में मिलने की वजह से इनको ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन निकला, वो सीधे किस में मिलेगा दोस्तों, रक्त में मिलेगा, और फिर ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, और उनसे इस हार्मोन से जो भी फंक्शन और ऑर्गन जो काम करने होते हैं वो काम करने लग जाते हैं। तो ये सभी जो ग्रंथियां हैं वो कैसी हैं दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है। अब हम एक एक ग्रंथि को लेकर चलेंगे। पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि आपका जो है मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। अंत हो गया, बाह्य हो गया। अब देखिएगा दोस्तों मिश्रित ग्रंथि, मिक्सचर ग्लैंड। ठीक है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं, वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी, वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती हैं। वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती हैं, वे व्यवहार करती हैं, मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे अग्नाशय, लीवर, ये दोनों जो ग्रंथियां हैं दोस्तों वो कैसे व्यवहार करती हैं, वो मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करती हैं। अंतःस्रावी भी की तरह भी काम करती हैं और बाह्यस्रावी की तरह काम करती हैं। देखो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं
वो आपके हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो एंजाइम सिक्रेट करती हैं। यहां से आपको एंजाइम सिक्रेट होने को मिलेंगे, और यहां से आपको एंजाइम सिक्रेट मिलेंगे, और आपको हार्मोन भी सिक्रेट होने को मिलेंगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित स्रावी ग्रंथि जो है उनमें अंतर जो है वो आपका क्लियर हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं हम कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अलावा, अंतःस्रावी ग्रंथि के अलावा हमें पढ़ना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो बताया मैंने आपको कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लेकर चलते हैं आपको किसमें, हम आपको लेकर चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, इसमें से आपका जैसे आपको बताया मैंने कि मिश्रित अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या स्रावित करते हैं दोस्तों, हार्मोन स्रावित करती हैं। और दोस्तों मैंने ये बताया कि इनको नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नलिका विहीन कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा सा हार्मोन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि हार्मोन जो है वो शब्द किसने दिया था। तो हार्मोन जो शब्द है वो यूज किसने किया था, वो था एक वैज्ञानिक स्टार्लिंग। ठीक दोस्तों, हार्मोन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, हार्मोन जो शब्द है, हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, स्टार्लिंग ने किया। हार्मोन जो है दोस्तों वो किससे बने होते हैं, वो निर्माण जो है तो इसका हार्मोन का जो निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल प्लस स्टेरॉइड के बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, अमीनो अम्ल तथा स्टेरॉइड के बने होते हैं हार्मोन, और अमीनो अम्ल स्टेरॉइड के तो निर्माण होता है। जबकि हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो किया था दोस्तों स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि का जैसे पहला ही हमने प्रकार लिया कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको लेकर चलते हैं हम। अब एक एक ग्रंथियों को हम लेकर चलेंगे, एक एक ग्रंथि से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आर्मी अग्निवीर को लेकर, उन सभी क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मैं थोड़ा सा स्केच कर बता देता हूँ आपको कि हमारी जो बॉडी होती है, जैसे ये हमारा सिर हो गया, ये हमारी धड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये आपका, ठीक है, ये आपकी बॉडी होगी। ठीक है, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर इससे ऊपर इससे ऊपर दो ग्रंथियां होती हैं। एक है दोस्तों पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, और दोस्तों एक है आपकी पीयूष ग्रंथि, पीयूष। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे जो पाई जाती है दोस्तों, यहां जो पाई जाती है, यहां वो होती है दोस्तों थाइमस। ठीक है, यहां जो पाई जाती है वो होती है दोस्तों थायराइड, थायराइड। जस्ट इसके जो पीछे होती है वो होती है दोस्तों पैराथायराइड, पैराथायराइड। ठीक है, इसके अलावा बात करें, यहां जो हमारी किडनियां होती है उस किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ होती है, वो होती है दोस्तों एड्रिनल, एड्रिनल। ठीक है, यहां पे जो जननांगों के बीच जो होती है वो होती है दोस्तों आपकी क्या, वो होती है अंडाशय, अंडाशय। ये तो होती है दोस्तों मादा में, अंडाशय। ये किस में होती है दोस्तों, मादा में होती है। और यहीं पे यदि बात करें हम किसकी, पुरुष की, तो वहाँ पे टेस्टिस जो होती है, वृषण, वो किस में होते हैं, वो नर में होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये 3 और 3 6, ये प्रमुख जो 6 और 2 8, ये जो प्रमुख ग्रंथियां हैं आपकी
वो आपकी जो है कैसी हैं, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मैंने बताया लोकेशन कहाँ कहाँ होती हैं दोस्तों। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे सिर से ऊपर 2 ग्रंथियां, पीनियल और पीयूष, उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड, उसके बाद यहाँ चेस्ट में जो होती है वो थाइमस होती है, किडनी के जस्ट जो ऊपर होती है वो होती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, और जो जन्नांगों के बीच होती है वो मादा में तो अंडाशय होती है, और आपके नर में कैसे होती है दोस्तों, वृषण होती है। ये टोटल 8 ग्रंथियां हैं जो कैसी हैं दोस्तों, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, इसको ढंग से समझ लेना, कौन सी ग्रंथि की लोकेशन कहां पर है ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हम चलते हैं अब एक एक ग्रंथि पर लेकर चलते हैं। जैसे पहली ग्रंथि जो है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। दोस्तों पीयूष जो ग्रंथि है, पीयूष जो ग्रंथि है उससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यह जो है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इसका भार कितना होता है, वजन कितना होता है दोस्तों, तो इसका होता है 0.6 ग्राम होता है। इसका जो भार होता है वो 0.6 ग्राम होता है दोस्तों। फिर बात करें हम क्या कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका जो आकार है वो मटर के दाने के समान होता है दोस्तों। इसका जो आकार होता है कैसा होता है, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है मटर के दाने के समान। इसके अलावा बात करें हम, सबसे छोटी ग्रंथि होगी, भार होगा 0.6 ग्राम, आकार होगा इसका मटर के दाने के समान। स्थान कौन सा होता है इसका, तो मस्तिष्क में स्फेनोइड हड्डी के, कौन सी हड्डी दोस्तों, स्फेनोइड हड्डी के सेलीटर्सिका नामक खड्डे में होती है दोस्तों। सेलीटर्सिका नामक खड्डे में होने की वजह से इसलिए इसे टर्सिका ग्लैंड या टर्सिका ग्रंथि भी कहा जाता है, टर्सिका ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे टर्सिका ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि टर्सिका जो है वो सेलीटर्सिका से लिया गया है, और ये सेलीटर्सिका जो खड्डा है वो कहाँ पाया जाता है, वो ब्रेन में पाया जाता है, स्फेनोइड हड्डी होती है उसमें पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम दे दिया टर्सिका ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इसका जो कार्य होता है, इससे जो हार्मोन कौन सा निकलता है, इससे पिट्यूटाइन हार्मोन, पिट्यूटाइन हार्मोन स्रावित होता है। अब ये जो हार्मोन है पिट्यूटाइन हार्मोन, ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। अगर इसकी कमी होगी तो अधिकता क्या होगा, और कमी अधिकता होगी तो क्या होगा दोस्तों, तो पिट्यूटाइन हार्मोन की कमी से बोनापन व अधिकता से भीमकायता रोग हो जाता है। क्या समझे दोस्तों, पिट्यूटाइन जो हार्मोन है उसकी कमी होगी तो हम बोने रह जाएंगे दोस्तों, और उसकी अधिकता होगी तो हमें भीम जैसा विशाल शरीर हो जाता है। तो इसकी तो ना तो कमी रहनी चाहिए दोस्तों,
और ना अधिकता रहनी चाहिए, क्योंकि एक्रोमेगली हो जाता है। एक्रोमेगली में क्या होता है दोस्तों कि आपकी उंगलियां हैं जो आवश्यकता से बड़ी ज़्यादा लंबी होंगी, हाथ पांव बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, धड़ बड़ा हो जाएगा, पैर छोटे रह जाएंगे। ऐसे जो प्रॉब्लम आती है वो ऐसे भीमकायता जैसी प्रॉब्लम में आती है। तो इसकी ना तो अधिकता होनी चाहिए और दोस्तों ना ही इसकी कमी रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी हाइट को लेकर, और आपके जो ड्रेसिंग सेंस है वो ही आपका जो बनता है वो हाइट के अकॉर्डिंग बनता है दोस्तों। तो आपको पिट्यूटाइन हार्मोन के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है इसको जनरेट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करें यह ग्रंथि जो है जो पीयूष ग्रंथि है, यह ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर यह ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि, जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। यह ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पे क्या करती है? कंट्रोल। ये बहुत छोटी ग्रंथि है, इसका वजन 0.6 ग्राम है, इसका साइज मटर के दाने जैसा है, इसकी लोकेशन स्फेनोइड हड्डी में सेली ट्रिस्का नामक खड्डे में है, और फिर भी ये मास्टर ग्रंथि कहला रही है दोस्तों। तो कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कम कारगर साबित होगा या ज़्यादा कारगर साबित होगा। हो सकता है आज से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप बिल्कुल जीरो हो, और आप VRB एजुकेशन से जुड़ने के बाद आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्जाम को नस्ते नाबूद करना पड़ेगा, एग्जाम को निकलना पड़ेगा यदि आप VRB एजुकेशन से जुड़े हैं। हम आपको वही फैक्ट्स पढ़ाएंगे, हम वही आपको मैटर देंगे जो आपके आर्मी अग्निवीर को टच करता है दोस्तों। आर्मी अग्निवीर को लेकर आपका एक भी क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाने वाला है। इवन जीके, मैथ और आपका रीजनिंग भी साथ होगा इसके, साइंस के साथ साथ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब दूसरी जो ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सी है ग्रंथि? वो आपकी मैंने बताऊँ आपको दोस्तों, वो है आपकी थायराइड ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। तो ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है आपकी गले के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यह ग्रंथि गले में एच आकार की पाई जाती है, एच आकार की पाई जाती है। इस ग्रंथि की बात करें तो ये ग्रंथि जो है वो गले में एच आकार की पाई जाती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है दोस्तों। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि इसमें जो है वो थायरोक्सिन कमी की वजह से या फिर इस हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से हमारे जो गले में है वो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे टॉन्सिल्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं, और ये जो है कमी किसकी वजह से होती है? वो आयोडीन की कमी से होती है। इससे T3 व T4, ठीक है, T3 ट्राई थायरोक्सी हार्मोन और टेट्रा थायरोक्सी हार्मोन है ना, T3 व T4 हार्मोन भी स्रावित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड कि यह ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र
अंतःस्रावी, यह ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र की, अंतःस्रावी तंत्र की, यह ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों इसके अलावा बात करें कि यह ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र की पेसमेकर कहलाती है, पेसमेकर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र की पेसमेकर कहलाती है। दोस्तों पेसमेकर होता क्या है? हमारे हार्ट के ऊपर लगा होता है दोस्तों, और वो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो पेसमेकर ऐसे ही ग्रंथियों पे ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है दोस्तों? वो पेसमेकर करता है। और पेसमेकर है कौन सी ग्रंथि दोस्तों? आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में एच आकार की पाई जाती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि ये जो ग्रंथि है इससे आपने देखा थायरोक्सिन हार्मोन निकल गया। और दोस्तों आपने सुना होगा कि आयोडीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से हमारे गले में गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक है, ग्वाइटर जो रोग है वो हो जाता है आयोडीन की कमी से हो जाता है, और हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो फूल जाते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, और इसके जस्ट पीछे की तरफ जो ग्रंथि होती है वो होती है पैराथायराइड। दोस्तों इसके जस्ट पीछे जो होती है पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, इसका जो काम होता है क्या होता है दोस्तों? तो देखिएगा, यह जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। कौन सी दोस्तों? पैराथायराइड ग्रंथि। इनकी संख्या 4 से 6 तक होती है, इनकी संख्या 4 से 6 तक होती है। थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी 4 से 6। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो आपकी हो गया पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो ग्रंथि जो थायराइड के ठीक पीछे होती है, इसकी संख्या 4 से 6 होती है। इस ग्रंथि से आपने जो दोस्तों 2 ग्रंथियां पढ़ी, आपने पीयूष ग्रंथि पढ़ ली, थायराइड ग्रंथि पढ़ ली। इसमें एक तो आपकी सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी तंत्र की, और एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इस ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से? पैराथायरॉयड ग्रंथि से। इससे दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस करने का काम करता है। कौन सा ग्रंथि? आपकी पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये आपकी कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही कैल्शियम की कमी होगी तो वो जो ब्लड है जहां कैल्शियम जरूरत होती है वहां कैल्शियम पहुंचा देता है। ठीक है, चाहे वो टीथ को लेकर हो, चाहे वो बोन्स को लेकर हो, जहां भी पहुंचाना होता है वहां कैल्शियम की पूर्ति कर देता है। कौन सा दोस्तों? कैल्सिटोनिन हार्मोन। और कहां से सिक्रेट होता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो है वो वहां से होता है, या फिर पैराथायराइड ग्रंथि से होता है। ये ग्रंथि कहां पाई जाती है दोस्तों? ये भी पाई जाती है गले के अंदर पाई जाती है। ठीक है,
इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम, ये आपका हो गया थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, और आपका कौन सा हो गया दोस्तों, आपके अंदर हो गया अब एक जो है नेक्स्ट वो है दोस्तों आपका पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसको हमने नहीं देखा, ये भी उसमें किसमें थी, सिर में थी दोस्तों, पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल जो ग्रंथि है दोस्तों, यह कहाँ पाई जाती है, यह ग्रंथि भी सिर में, यह ग्रंथि भी सिर में पाई जाती है। इसके प्रमुख काम क्या होते हैं दोस्तों, इसकी विशेषता क्या होती है, तो यह या फिर इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है दोस्तों। आपने दोस्तों एक क्वेश्चन और भी पढ़ा होगा, मेलेटोनिन से ही एक रिलेटेड वर्ड है, आपको सुना होगा मेलेनिन वर्णक। ठीक है, तो ये जो है मेलेनिन वर्णक की कुछ खास विशेषता क्या होती है, त्वचा के रंग का निर्धारण, जी हाँ, त्वचा के रंग का निर्धारण मेलेनिन वर्णक करता है। त्वचा के रंग का निर्धारण जो है वो कौन करता है दोस्तों, वो मेलेनिन वर्णक करता है। मतलब इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि जिसमें मेलेनिन वर्णक ज़्यादा होगा उसकी बॉडी काली होगी, और या फिर हम कहें जिसमें मेलेनिन वर्णक कम होगा उसकी बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा सा क्या होगा, साफ गेहुआ कलर होगा, या फिर थोड़ा सा भूरा कलर कह सकता हूँ। तो काले और भूरे का जो डिफरेंट जो पता करते हैं हम, वो मेलेनिन वर्णक में पता चलता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है वहाँ पे हमारा मेलेनिन वर्णक काम नहीं करता है वहाँ पे, तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो थोड़े गोरे होते हैं। जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे दोस्तों मेलेनिन वर्णक ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या फिर वो सक्रिय होती है, एक्टिव होता है, इस वजह से उनका रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि हो गया। इस पीनियल ग्रंथि को क्या क्या उपनाम दिया गया है दोस्तों, वो देखिएगा। इसे तीसरी आंख, थर्ड आई, इसे तीसरी आंख, इसे थर्ड आई, तीसरी आंख, इसे शरीर की जैविक घड़ी या थर्ड आई, या फिर इसे मस्तिष्क की रेत, इसे तीसरी आंख, शरीर की जैविक घड़ी, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। इसके उपनाम हो गए दोस्तों थर्ड आई, या फिर बायोलॉजिकल वॉच ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड जो है सैंड ऑफ ब्रेन, इसे ही नाम दिया गया है किसे दोस्तों, पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, ये है जो पीनियल ग्रंथि वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, आपके सिर में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें नेक्स्ट जो ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सी है, ये हो गई आपकी पीनियल ग्रंथि। अब जो बात करते हैं हम, वो आ रही है दोस्तों आपकी कौन सी, वो आ रही है दोस्तों आपकी थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि है दोस्तों, इसकी कुछ खास विशेषता बताता हूं मैं आपको कि यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यह ग्रंथि दोस्तों ये पाई जाती है, यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, छाती में, ब्रेस्ट बोन के है ना पास। यह ग्रंथि छाती में फेफड़ों के पास, छाती में डायरेक्ट लिख सकता हूं, यह ग्रंथि छाती में पाई जाती है। इसकी कुछ खास बात क्या क्या होती है दोस्तों, तो ये ग्रंथि या फिर इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक दोस्तों, इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये चेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, इसकी मैं कुछ खास बात बताता हूं दोस्तों
कि ग्रामीण परिवेश के और शहरी जो परिवेश के जो बच्चे होते हैं उनमें शहरी परिवेश के बच्चे आजीवन तक बीमार रहने की संभावना रहती है, या फिर उनको बहुत इनका इम्यूनिटी पावर जो होता है बहुत डाउन चला जाता है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ गांव के जो बच्चे होते हैं वो कहीं हद तक बीमार नहीं होते हैं बाद में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ये जो है वो थाइमस ग्रंथि की देन होती है। कारण क्या होता है इसको समझिएगा। थाइमस ग्रंथि जो है इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह ग्रंथि केवल 14 वर्ष तक सक्रिय रहती है। 14 वर्ष तक सक्रिय रहती है। यह ग्रंथि 14 वर्ष तक सक्रिय रहती है। यह ग्रंथि 14 वर्ष तक क्या रहती है दोस्तों? ये सक्रिय रहती है। 14 वर्ष तक सक्रिय रहती है। क्यों दोस्तों? अच्छा, 14 वर्ष तक सक्रिय रहती है इसलिए इसे बाल्यकालिक ग्रंथि या बाल्यावस्था की ग्रंथि, चाइल्डहुड ग्लैंड्स, बाल्यावस्था की ग्रंथि, चाइल्डहुड ग्लैंड्स, इसे बाल्यावस्था की ग्रंथि या फिर बाल्यकालिक ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे बाल्यावस्था की ग्रंथि या फिर बाल्यकालिक ग्रंथि कहा जाता है, चाइल्डहुड ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये केवल 14 साल तक सक्रिय रहती है। मैं आपको दोस्तों इसकी कहानी बताता हूं आपको कि जो ग्रामीण परिवेश के और शहरी परिवेश के जो बच्चे होते हैं उनमें उनका इम्यूनिटी पावर में कैसे क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो जैसे गांव के बच्चे होते हैं वो जब बचपन की बात करें हम, तो बचपन में वो सभी गंदगी को संपर्क में आ जाते हैं। कभी उनको मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, कभी उनको खेतों में छोड़ दिया जाता है, और वो थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ही उनके जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फंगस वगैरह जो भी उनके संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने से वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करते ही जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है उससे एंटीबॉडीज रिएक्ट होती हैं दोस्तों, एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, प्रतिरक्षक तैयार होते हैं। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया गया, उस बैक्टीरिया बॉडी में जैसे ही इफेक्ट डालेगा उससे पहले ही उस पर काम करेगा कौन है? एंटीबॉडीज काम करने लग जाएंगी, उसके प्रति एंटीबॉडीज रेडी हो जाएंगी। दोबारा से जैसे ही कोई वो बैक्टीरिया वायरस उसके संपर्क में आएगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी रेडी हैं, वो पहले से ही रेडी होने की वजह से उसको एक्टिव नहीं होने देते, उसको सक्रिय नहीं रहने देते उस बैक्टीरिया को। तो ये तो होता है दोस्तों क्या? ग्रामीण परिवेश के बच्चे। ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं वो बचपन के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके होते हैं। जैसे मान लो बच्चे को कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगस जो है वो परेशान कर दिया, वो उसको बीमार कर दिया। अब वो क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही हॉस्पिटल में जाएगा, ऐसी बहुत सारी मतलब ये कह सकता हूँ हमें लास्ट कंडीशन की बात है, क्योंकि पहले तो उसका इम्यूनिटी इस प्रकार से डेवलप हो चुकी होती है या फिर हो जाती है या फिर हो रही होती है कि उसके प्रति एंटीबॉडी जो है रेडी हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है वो कहीं आपके हॉस्पिटल में गया, कहीं उसका इलाज चल रहा है, तो उसके एंटीबॉडीज और रेडी नहीं हो पाई थी तो कर दी जाती हैं। दोबारा से वो बैक्टीरिया वायरस संपर्क में आएगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। बच्चा हो गया 14 साल का, 14 वर्ष के बाद बच्चा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो उसका जो थाइमस ग्लैंड जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। 14 वर्ष बाद निष्क्रिय होने के बाद उसके एंटीबॉडीज नहीं बनना बंद हो जाती हैं। फिर ये मैं कह सकता हूं कि जो एंटीबॉडीज तुरंत रीजनरेट होती थी वो होना बंद हो जाती हैं 14 वर्ष के बाद थाइमस ग्लैंड से। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है शहरों में, क्या होता है दोस्तों, शहरों में बच्चे को रखा जाता है बहुत साफ सुथरी जगह पर रखा जाता है। उनको 14 वर्ष तक ये एहसास नहीं होता दोस्तों कि कोई बैक्टीरिया वायरस भी कोई नाम की चीज होती है। ठीक है, अब जैसे ही 14 वर्ष बाद उसका इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो रहता है। 14 वर्ष के बाद जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस संपर्क में आया, कोई ठेले पे छोले कुलचे खा रहे हैं, वहां पे बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आ गया तो वो उस पर इफेक्ट डालेगा, बच्चा तुरंत बीमार हो जाएगा क्योंकि उसकी एंटीबॉडी रेडी नहीं है। अब 14 वर्ष के बाद यदि गांव की बात करूं, गांव वाले जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण जो परिवेश के बच्चे होते हैं, वो बहुत मजबूत रहते हैं कंपेरिजन टू सिटी। दोस्तों दिल पर मत लेना इस चीज को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रांग नहीं हो या फिर सिटी के बच्चे स्ट्रांग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहूंगा कि इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो एक को बहुत एक अच्छी सोसाइटी मिली होती है, जबकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे को एक बहुत अच्छी सोसाइटी नहीं मिली होती है, बहुत एक अच्छा कल्चर नहीं मिला होता है। तो वो लड़ लड़ कर अपनी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी को मजबूत कर लेता है, जबकि सिटी के बच्चे जो होते हैं उनका इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होता है। इस वजह से जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन कर पाते हैं, जबकि सिटी के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रंथि है वो ये जो ग्रंथि है 14 वर्ष बाद निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, यह ग्रंथि 14 वर्ष बाद निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, 14 वर्ष बाद निष्क्रिय हो जाती है। उसके बाद में इसका कोई एंटीबॉडी जो है वो रेडी नहीं हो पाती है। और ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये चेस्ट में पाई जाती है, छाती में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी जो बच्चे की ग्लैंड्स है वो आपकी ग्रंथियाँ वो आपके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे ब्रेक के बाद। हैव ए नाइस डे, बाय। ठीक है दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।